भारत के कॉन्टेक्स्ट में लोग रेडिकलाइजेशन को सिर्फ धर्म के आधार पे देखते हैं, बट अगर आप अब्रॉड जाइए और जो वो कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, क्लाइमेट रेडिकल्स हैं, जेंडर इश्यूज के ऊपर रेडिकलाइजेशन है, जेंडर इश्यूज के ऊपर रेडिकलाइजेशन है, आइडियोलॉजिकल, उनकी तो कम्युनिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म वाज कंप्लीटली रेडिकल, जिसमें हर चीज हो रही थी आइदर साइड, तो वो एक आइडियोलॉजिकल है। हमारे यहाँ पे तो रेडिकलाइजेशन जनरली इज अबाउट रिलीजन, और कभी कभी जब चीजें खराब होती हैं ऑन कास्ट इश्यूज, पर ये जो रेडिकलाइजेशन वेस्टर्न टाइप की है, क्या वो भारत में लाई जा रही है? अब दिल्ली पुलिस स्कैन कर रही है सोशल मीडिया पोस्ट, सीजेपी जंतर मंतर के लिए वायलेंट हुआ, इसके अंदर दो बातें और मैं सबको बोलूंगा कि प्लीज दिल्ली पुलिस का अकाउंट फॉलो कीजिए, काफी फेक नैरेटिव वो बेस्ट कर रहे हैं। वो एक नैरेटिव चल रहा है कि स्टिक के ऊपर कीले लगा लगा के लोगों को मारा जा रहा है, वो क्लैरिफाई कर रहे हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ लोग तो अनोनिमस अकाउंट ऐसी गंदी गंदी बातें बोल रहे हैं विमेन के साथ हो रहा है, जो मैं रिपीट भी नहीं करना चाहता, बट यू कैन ऑल इमेजिन कि जब लोग अनोनिमस अकाउंट से बोलेंगे कुछ भी बोल सकते हैं। पुलिस उसकी क्लैरिफिकेशन दे रही है कि भरी लाइट है, कैमरा है, हमारे पुलिसकर्मी ऐसे नहीं करते। आर्मी अनफॉर्चुनेटली हैज फेस्ड दिस इन कश्मीर, ऑल दीज सॉर्ट्स ऑफ एलिगेशंस वेरी ऑफन इन एनी ऑपरेशन। तो सर ये जो वेपनाइजेशन हो रहा है सोशल मीडिया को, और आप एआई भी बहुत रुचि भी रखते हैं और आप बहुत काम भी करते हैं और एट वेरी सीनियर लेवल इन एआई, सो क्या ये जो भी ये वेपनाइजेशन होगा, घर घर बैठे आदमी को झंझोड़ा जाएगा? ये, और मैं एक सिर्फ ये जंतर मंतर प्रोटेस्ट की बात नहीं कर रहा, जैसे मैंने बोला इतने सारे प्रोटेस्ट हैं, 50,000 करोड़ का क्या प्रोजेक्ट ना आए? बंगाल का क्या हाल हुआ जब प्रोजेक्ट्स नहीं आए थे? एक तरफ आपको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, जॉब चाहिए, दूसरी तरफ आप प्रोजेक्ट नहीं लाने थे, तो आप दोनों तरफ से मारेंगे सरकार को। तो इस कॉन्टेक्स्ट में what do you think are the options with government and how serious is a threat like this in India, because we are a very very young population? देखिए, आपके सवाल के अंदर देयर आर 3-4 पहलू है। सबसे पहला चीज, मैं उल्टे रूप से थोड़ा सा जाने के लिए आपकी इजाजत चाहता हूं इसकरन साहब। देखिए, ऐसा है मेरे विचार के मुताबिक, Your wish is my command. A lot of you have been telling me that I need to start an English YouTube channel. As you see me on national television doing debates in English, I write in English, but important issues, some of you would be more comfortable to hear videos in English. So at least twice a week on my new English channel, either with a guest or conversation, or once a week covering the important issues, I would be posting on this channel in the original English audio. I may also put certain AI videos in English with translation so that you can get that experience also. So please shower your love there, your support there, and join this English YouTube channel. Thank you so much. पैसा जो चीज है ना, पैसा जब बड़े रकम का होता है वो फास्ट मल्टीप्लाई करता है। मतलब फॉर एग्जांपल, हिंदुस्तान ने 2007 मतलब 60 इयर्स में हमारा 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर का जीडीपी बना, और 7 साल 2014 तक यही 1 ट्रिलियन जो है 2 ट्रिलियन बन गया। उसके बाद 14 के बाद 19 तक ये जो 2 ट्रिलियन बना था वो 3 ट्रिलियन, मतलब देखिए टाइमलाइन कैसे बढ़ते जा रहा है। मोर द मनी फास्टर इज द मल्टीप्लिकेशन। और 2019 के बाद हम उम्मीद कर रहे थे 22-23 तक ये हो जाएगा 4 ट्रिलियन, लेकिन पैंडेमिक की वजह से वो लेट हो गया, और 4 ट्रिलियन अभी धीरे धीरे करते करते स्लो हो रहा है लेकिन श्योर फुटेड 4.19 ट्रिलियन अभी बन गया हमारा जीडीपी। मेरे विचार के मुताबिक, जितना मैं रिसर्च किया हूँ, स्टडी किया हूँ, टारगेट है इंडियन इकोनॉमी वो सोने के चिड़िया वाला जो कहानी है। 25% नहीं, एक समय था 32% ऑफ ग्लोबल जीडीपी हम ओन करते थे। अनडिवाइडेड जब बोलते ना, अखंड भारत का ये था। 32% ऑफ द वर्ल्ड, 25 नहीं 32%। और जब ब्रिटिशर छोड़ के गए, शशि थरूर जी तो कहते हैं 3% में देखूंगा, 1.4% छोड़ के चले गए थे। ठीक है ना, ये हालत था हिंदुस्तान का। सो बोलने का मतलब ये है कि अगर आज 4.1% है, मेरे अंदाज के मुताबिक और असेसमेंट के मुताबिक, जैसे ही ये आपका 5 से 7 ट्रिलियन बन जाता है, आपका जो स्पीड ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मनी फास्ट हो जाता है। जैसे ही आप फास्ट हो जाओगे, आपका पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगा। आपका जैसे पर, आज के दिन में पर कैपिटा कितना है? पर कैपिटा है $3051, और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि ग्लोबल पावर बनना है 2047 अर्लियर देन दैट। वो कैसा, किस रकम का टारगेट है हमारा? 30 ट्रिलियन यूएस डॉलर हम किसी भी तरह अचीव करना चाहते हैं। अगर इसी स्पीड पे 6.8 to 7.8 के एवरेज में रेट ऑफ ग्रोथ पे अगर हिंदुस्तान चलते जाए, इतने सारे पाबंदी के बावजूद, एनर्जी सिक्योरिटी का चैलेंज के बावजूद, आप देखिए पिछले क्वार्टर का क्या हुआ है पोस्टिंग। तो सबको डर ये है, ये भी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक और इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एस्टेब्लिशमेंट, उन्होंने फोरकास्ट किया है
कि हिंदुस्तान को चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, इसी स्पीड पे अगर प्रोग्रेस करते जाएगा, ये 2038 तक यूएसए को ओवरटेक कर लेगा इन टर्म्स ऑफ पीपीपी, परचेसिंग पावर पैरिटी। और 2038 तक, आज के दिन में यूएस का कितना है, 31 to 32 ट्रिलियन यूएस डॉलर, चाइना का 21 ट्रिलियन है। तो हिंदुस्तान का पीपीपी कितना है, 17.7। वो 11.7 गलत है, बहुत जगह ओपन सोर्स में दिखा रहा है, एक्चुअली इट इज 17.7 ट्रिलियन। तो इस स्पीड पे अगर हम प्रोग्रेस करेंगे 5 to 7 ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन हमारा अगले एक साल में होना था प्लान के मुताबिक, लेकिन ये एक साल और दे दीजिए, हो सकता है टाइम लग जाएगा, लेकिन 5 ट्रिलियन जैसे बन जाता है, आप देखेंगे कि ये स्पीड जो है 2030 तक मेरे अंदाज के मुताबिक 60 ट्रिलियन हो जाएगा, 2035 तक ये 10 ट्रिलियन कम से कम होगा, उसके बाद 2040 तक ये बन जाएगा 20 ट्रिलियन बनेगा, 2045 तक आपका 30 ट्रिलियन, और 2047 या 50 तक आपका 30 को पार कर जाएगा। तो ये जैसे ही पार करता है, हिंदुस्तान नंबर 3 या नंबर 4 में नहीं रहेगा, ये यूएसए को ओवरटेक कर लेगा। ठीक है ना, ये है इकोनॉमिक पावर। इसी को इम्बैलेंस करने के लिए, इसी को रिटायर्ड करने के लिए जगह जगह ये सब कर रहे हैं, चाहे आप इसको नेशनल सिक्योरिटी का चैलेंज बोलिए, या आप उसको बॉर्डर सिक्योरिटी, या इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर, और इसके बीच में करने का तरीका अलग अलग हो रहा है अभी। ये इसमें वही अगेन ISI is definitely involved, Muslim fundamentalism they are definitely involved, America is definitely involved, वो तो खुलेआम बोल रहे हैं। आप ये जो दिल्ली वाला उदाहरण ले रहे हैं, या जहां जहां पे अलग अलग चीज, जैसे महाराष्ट्र में हो रहा है, अगर फैक्ट चेकिंग करेंगे, उनका इंटरनेट और उनका आईपी एड्रेस अगर चेक करेंगे, आप देखेंगे ये सारे के सारे पाकिस्तान ISI हैंडलर के पास आएगा, और ये बहुत चालाकी के साथ काम कर रहे हैं। वो कोई नाइजीरिया या उसका जो सर्वर है, और उसका वो चाइनीज सर्वर, चाइना बड़ा स्मार्ट है, वो अपना सर्वर को ये नहीं करता, वो दूसरे अटलांटा अमेरिका का सर्वर को मदद के हेल्प लेते हुए आ रहे हिंदुस्तान को मोबिलाइज करने के लिए सोशल मीडिया। तो ये जो चक्कर है, हमारे हिंदुस्तानियों को बड़ा सतर्क होकर देखना पड़ेगा। अगर आप खुद अगर नेशनलिस्ट हो, एक हिंदुस्तान का अगर आप सिटीजन हो, अगर आपके अंदर हिंदुस्तानी का खून बह रहा है, तो आप इसको अच्छी तरह चेक करें, और उसको ऐसा ही अंधाधुंध पर पास मत करिए, क्योंकि उससे आपको क्या, आप नेशनल सिक्योरिटी के बरखिलाफ एक्शन ले रहे हैं। और इसी के साथ मैं कह रहा हूं, सबसे जो वल्नरेबल सेगमेंट है, आपने बहुत अच्छा एक मुद्दा उठाया। आप अगर देखेंगे यूथ बल्ज, हिंदुस्तान का पॉपुलेशन आज के दिन में 1.465 बिलियन पॉपुलेशन है। आउट ऑफ 1.456 बिलियन 15 साल से 65 साल का जो एज है, पहले वो 59% 59 ईयर्स लेते थे, 15 साल से 65 ईयर्स ऑफ एज का जो है बल्ज, ये अगर आप मैट्रिक्स को चेक करते हैं, पूरा विश्व में सबसे ज्यादा इधर यूथ बल्ज है। 65 to 66% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया आर इन द यूथ बल्ज। इतना ज्यादा है। 50% of our population is below the age of 37. We are the youngest nation. Europe is aging 50, Japan is what 53, 54, US थोड़ा यंग है क्योंकि इमिग्रेशन है, पर वो भी 40s में या लेट 40s में कुछ ऐसा है। सो सही बात है, बहुत बढ़िया चीज बताया। एक्चुअली एवरेज 50% या प्लीज यू वांट टू से समथिंग। तो 50% अगर इस एज का है, तो सारा यूथ देश है, और तभी अपने को ये जो जॉब्स और ये इश्यूज हैं, ये बहुत एक्सप्लोसिव इश्यूज हैं, जिनको अगर वेपनाइज किया जाए तो कोई भी सरकार गिर पड़ेगी। और नारे क्या दिए जाएंगे, पार्लियामेंट को उखाड़ फेंको, नेपाल को ले आओ, नेपाल को रोमांटिसाइज कर रहे हो, अरे नेपाल में हिंसा हुई, बांग्लादेश को आप रोमांटिसाइज कर रहे हो, वहां पे लोगों को सड़कों पे मारा गया। दैट इज व्हाट यू आर रोमांटिसाइजिंग, बिकॉज यू हैव लो इन्फॉर्मेशन पीपल, जो अंडरस्टैंड नहीं कर रहे कि बांग्लादेश में हुआ क्या है। आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। हमारे दर्शकों को समझाने के लिए मैं सिर्फ, हिंदुस्तान का एवरेज एज आज के दिन में 29 ईयर्स है। ये एक ऐसा देश है जहां पे द यूथफुल प्रोफाइल इज ऑफ अ वेरी हाई ऑर्डर, और ये एम्प्लॉयलेबल एज है। सबको आप एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते हैं, ठीक है नहीं। हिंदुस्तान में अगर एम्प्लॉयमेंट सबको देना है, तो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर गौर करना निहायत आवश्यक है। प्रधानमंत्री साहब क्यों इतना, मैं एक बार जाता हूं यूएसए में, मेरे को जेट लैग हो जाता है, हम 4 दिन तक उठ नहीं पाते हैं। Here is a prime minister who is 75 years old, without being on the side of either BJP or Congress. I am saying, for the sake of the nation building, employment opportunities को बढ़ाने के लिए वो जा रहे हैं। नए किस्म की, हमारा देश का जो ऑब्जेक्टिव है 30 ट्रिलियन यूएस डॉलर, उसको हासिल करने के लिए 2047 तक ही शेपिंग द एनवायरमेंट, इकोनॉमिक्स, टेक्नोलॉजी,
क्रिटिकल मिनरल, आपका रेयर अर्थ एलिमेंट, देखिए कैसे कोलैबोरेट करके ऑस्ट्रेलिया के साथ जो डील हुआ है, ये एक आउट ऑफ द वर्ल्ड, आउट ऑफ ऑर्डिनरी डील है ये। इसमें इमोशनल कनेक्ट होता है ना लोगों के साथ। उनके जो प्राइम मिनिस्टर से, उनसे ज्यादा मैं कहूंगा न्यूजीलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर है, ही वाज इमोशनली टच्ड। लुक एट द वे द बॉन्डिंग इज बीइंग इवॉल्व्ड। ये क्यों? इसीलिए क्योंकि आज के दिन में चाहे आप माने या ना माने, हिंदुस्तान हो, अमेरिका हो, यूरोप हो, अफ्रीका हो, कोई भी देश का उदाहरण ले लीजिए, उसका डिपेंडेंसी एक देश के ऊपर इतना बढ़ गया है, जिसको हम बोलते हैं कि द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, मैन्युफैक्चरिंग हब। जानबूझ के उन्होंने एक खुले प्लाटर में दे दिया था 40 साल पहले। आज ऐसा उन्होंने अपना डोमिनेंस को ऐसा बढ़ाया है, चाहे रेयर अर्थ एलिमेंट 90 to 97% पूरा डोमिनेट कर रहे हैं, उसका प्रोडक्शन 60%, प्रोसेसिंग 80 to 90%। और जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट एक ऐसा चीज है जिसके बिना ना आपका F-35 उड़ सकता है, ना आपका वो एक 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 क्रिटिकल मिनरल है उसका बोलते हैं नियोडिमियम। नियोडिमियम ऐसा एक मिनरल है, इसके बिना आपका टेस्ला चल नहीं सकता है, डाटा सेंटर आपका अंधेरा रहेगा, F-35 आप काम नहीं करेगा, आपका वर्जीनिया क्लास सबमरीन कैनॉट ऑपरेट, एंड यू कांट हैव टॉमहॉक, यू कांट हैव पेट्रियट मिसाइल, यू कांट हैव इंटरसेप्टर। ये सारे लेके बैठा है चाइना। तो ऐसा हालत में डिपेंडेंसी को हमें कम करना पड़ेगा, और ये डिपेंडेंसी की वजह से हो रहा है, हिंदुस्तान कर रहा है। मैं तो जगह जगह इसके बारे में मैं काफी ऊंची आवाज से मैं बताया हूं कि इसको थोड़ा कैलिब्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि डिपेंडेंसी अचानक अगर आप तोड़ देते हैं, हमारे पास कोई ऑल्टरनेट सोर्सेस नहीं है। वो ऑल्टरनेट सोर्सेस ढूंढने के लिए रिलायबल, क्रेडिबल एंड डिपेंडेबल जो है, ऐसा सोर्सेस बनाते बना। अभी जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ, यही डील आपका 2014 2010 को साइन हुआ था। किसके बारे में मैं कह रहा हूं? यूरेनियम के बारे में। लेकिन 2010 के बाद इतने साल लग गए यहाँ पे, आज 2026 हो रहा है, 2026 को जाके एग्रीमेंट हुआ है, और तब जाके ये ऑस्ट्रेलिया हैज प्रॉमिस्ड टू सप्लाई यूरेनियम फॉर द सिविल न्यूक्लियर एनर्जी। तो इससे, क्योंकि एनर्जी के रिक्वायरमेंट आज जितना है, इससे कोई गुना ज्यादा हो जाएगा बाय 2047। तो इसकी तैयारी के लिए हमारे प्रधानमंत्री साहब, ब्यूरोक्रेट्स और काफी सारे इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स हैं, टाइम टू टाइम दे आर मूविंग वर्ल्ड ओवर सबके साथ। थोड़े दिन पहले नॉर्डिक कंट्रीज गए थे। क्यों गए थे? अगर आप सवाल पूछेंगे, आपको वहां पे एक नेदरलैंड ऐसा देश है, वो नेदरलैंड देश जो है वो बनाता है क्या? लिथोग्राफ, एक सेमीकंडक्टर की जो वेफर होता है 30 सेंटीमीटर का। वीडियो को 5 सेकंड के लिए इसलिए पॉज किया है क्योंकि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके ऊपर जो टाइपिंग होती है ना, डाटा जैसे बोलते हैं, कमांड दिया जाता है, उसका ओरिजिनल फाउंड्री जो है पूरा विश्व में एक ही जगह है, नेदरलैंड। और उन्होंने, यूएसए ने उसको बोला था कि आप चाइना को बिल्कुल बंद कर दो। जैसे बंद कर दिया चाइना ने, एंटोनिम एक क्रिटिकल मिनरल है, वो सप्लाई को वेपराइज कर दिया, देना बंद कर दिया अमेरिका। जैसे ही बंद कर दिया, उसका न्यूक्लियर रिएक्टर, उसका 5G, उसका 6G, उसका इंफ्रारेड फ्लेयर्स, उसका आपका कोई भी हथियार हो, कुछ भी हो, पूरा ठप हो गया। जितना नॉर्मल रूटीन प्रिडिक्टेबल प्रोडक्शन हो रहा था, उससे और स्लो हो गया। तो इसी तरह ये गेम चल रहा है। लेकिन इस गेम के दौरान हमें देखना पड़ेगा, ये जो अभी दंगा चल रहा है, जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहा है, आप बता रहे हो, इसके पीछे और भी 2-4 हाथ हैं। हमारा देश के जो कुछ लोग हैं, ये सबसे खतरनाक है। ISI से बड़ा खतरनाक लोग यही है, चाइना से खतरनाक यही लोग हैं।